ऑलराइट गाइस, तो यार अपन ने अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें देखी। हमने देखा कि आपका लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होता है, कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस देखी। ओके, और हमने एक बेसिक ओवरव्यू ले लिया सॉलिड स्ट्रक्चर चैप्टर का। ठीक है, तो अब यार अपन जो देखने वाले हैं, अब अपन देखने वाले हैं क्या, कुछ और डेफिनेशंस और कुछ थोड़ा डिटेल में अपन जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहली डेफिनेशन होती है आपकी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ यूनिट सेल। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली एक एटम के लिए डिफाइंड होता है, एक स्मॉल एटम जो आपके यूनिट सेल के अंदर हो उसके लिए डिफाइंड होता है। लैटिस के अंदर एक छोटा आप एटम ले लो, वो बेसिकली ये होता है कि नियरेस्ट नेबर्स कितने हैं आपके उस एटम के। फॉर एग्जांपल अगर अपन क्यूबिक की बात करें, नियरेस्ट नेबर का मतलब क्या है कि यार इसके जस्ट सबसे पास में कौन सा एटम है, कौन सा एटम है, ये वाला एटम है। ए डिस्टेंस पे इससे और पास में कोई एटम है नहीं, ए डिस्टेंस पे और कितने लोग हैं, बेसिकली हम ये बोल रहे हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो ए डिस्टेंस पे और कितने, ए। ठीक है, एक एक्स वाई जेड डायरेक्शन में होंगे। ए डिस्टेंस पे आपके रूम को पकड़ लो, ये कॉर्नर देखो, एक्स डायरेक्शन में एक, वाई डायरेक्शन में एक, जेड डायरेक्शन में एक। अब माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड में भी होंगे। देख लो, आगे निकालो तो ये ए डिस्टेंस, और इधर निकालो तो ए डिस्टेंस, और ऊपर निकालो तो ए डिस्टेंस, और तो टोटल कितना हो गया 6। सो यूनिट सेल अगर आपका सिंपल क्यूबिक है, देन यू कैन से दैट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनी एटम इज 6। ठीक है, समझ गए? ये हो गया अपनी पहली डेफिनेशन। दूसरी डेफिनेशन हो गई अपनी किसकी, डेंसिटी। डेंसिटी ऑफ अ यूनिट सेल। डेंसिटी क्या होता है, सब बच्चों को बचपन से पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास इनसाइड ए यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो अपने पास जैसे कोई भी यूनिट सेल है, उसके अंदर अगर z एटम्स कंटेंट है, जैसे आपको मैंने बताया था कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में जैसे 2 होते हैं, सिंपल क्यूबिक के अंदर 1 होता है, फेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, मैंने बताया था ना। तो z अगर अपन उस नंबर की बात करें इनटू मास ऑफ 1 एटम, ठीक है, z एटम्स है तो टोटल मास कितना होगा, z इंटू मास ऑफ 1 एटम। मास ऑफ 1 एटम कितना होता है याद करो। तो मास ऑफ 1 एटम यूजुअली अपन मेजर कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से, लेकिन यार अपन केमिस्ट्री के अंदर याद क्या रखते हैं, मोलर मास। अपन किसी भी एटम का मोलर मास याद रखते हैं। तो यार अब अपन डबल चीज याद रखें कि मास भी याद रखें, एटम का मोलर मास भी याद रखें, तो बेवकूफ़ी है। तो मोलर मास के टर्म्स में मास कैसे निकलता है ऑफ 1 एटम, मोलर मास डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, जैसे अगर आपकी स्पीशीज का जैसे 18 U अगर मास है, कोई भी है एटम का अगर मास 18 U है एग्जाम्पल, तो 18/6.022 इंटू 10⁻23 कर दो, खत्म बात। ठीक है, और वॉल्यूम कितनी होती है यूनिट सेल की, ए क्यूब, वेयर ए इज द साइड ऑफ द क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया ZM/NA क्यूब। अब इसमें जेईई मेन में क्वेश्चन कैसा आएगा, यू आर गिवन अ यूनिट सेल विच इज BCC। तो इससे क्या पता चल रहा है कि Z की वैल्यू 2 है एंड द डेंसिटी ऑफ द स्पीशीज इज XYZ। डेंसिटी की वैल्यू दे रखी होगी है, फिर तुम्हें बोल देंगे कि इट इज जैसे BCC है, फिर आपको बोल देंगे कि इसकी साइड लेंथ इतनी है, तो ए पता है, बोलेंगे कि स्पीशीज कौन सी है। तो क्या करना है इसमें, अपन को ये Z पता है, ए पता है, NA की वैल्यू पता ही होती है, डेंसिटी दे रखी है, तो M की वैल्यू निकाल लो कैलकुलेट करके। M से पता नहीं चल जाएगा स्पीशीज कौन सी है, पता चल जाएगा ना, वैसे कर दो क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन देख के पता कर लो कि किसका मोलर मास कितना आ रहा है। अब यहाँ पे कुछ क्लासिक मिस्टेक्स जो बच्चे करते हैं। पहली मिस्टेक जो मैंने मोल कंसेप्ट में बताई थी, मोलर मास जो होता है वो जैसे अगर 18 है तो 18 ग्राम पर मोल में होता है मेरे भाई, तो ये ग्राम है। तो अगर आपको डेंसिटी पूछिए केजी पर मीटर क्यूब के अंदर, तो ए की वैल्यू मीटर में डलेगी, ठीक है, और इसकी वैल्यू केजी में डलेगी। समझ गए? नेक्स्ट चीज, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में पूछिए तो ये तो ग्राम पर मोल ही रहेगा, लेकिन ये जो है मेरे भाई ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट होकर फिर डलेगा। ठीक है, यूजुअली एंगस्ट्रॉम वगैरह में दी होती है, जैसे यूनिट सेल की जो लेंथ है, साइड लेंथ, वो 10 एंगस्ट्रॉम दी है, यानी 10 इंटू 10⁻−10 मीटर होता है। इसका मतलब एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻−10, तो ये सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये याद रखेंगे। तो ये अपन ने क्या क्या देख ली, 2 डेफिनेशन, डेंसिटी और कोऑर्डिनेशन। अरे कोऑर्डिनेशन सेल नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर था, सॉरी, कोऑर्डिनेशन नंबर है ना। अब अपन तीसरी डेफिनेशन देखेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी मेरे भाई क्या होती है, भाई स्पेलिंग का देख लेना भाई यार, मेरे को पढ़ाने से। पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, आपके पास जो यूनिट सेल है उसके अंदर टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल जो है, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी को मैं जैसे PE से डिनोट करूं, ठीक है, ऊपर आएगा आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, यानी कि जो आपके एटम्स है उसका वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यह हो गई आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी कुछ बेसिक चीजों के लिए निकालते हैं, और अब अपन कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखने वाले हैं, और अब इस चैप्टर का मेन पार्ट शुरू होगा। तो चलो यार अपन शुरू करते हैं। ठीक है, अपन को बेसिक चीजें पता चल गई क्या होती हैं, अब अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो यार अभी तक अपन ने चलो यूनिट सेल और एटम्स वगैरह की बात की, अब अपन देखते हैं कि यार ये यूनिट सेल लैटिसेस बनते कैसे हैं। ठीक है, तो यार सबसे पहले अपन के पास जैसे एक एटम है, तो एक एटम से आप क्या बना सकते हो, सबसे मिनिमम पॉसिबल स्ट्रक्चर, वो है एक 1D एरे ऑफ एटम्स, मतलब कि 1D में अरेंज करते जाओ, ये बन गई एक चीज।
तो ये एक वन डायमेंशनल सॉलिड हो गया, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा खास थ्योरी है नहीं, तो बस है ये, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग चीज़ आती है कि यार आप इसके बाद कुछ बनाना चाहो तो क्या करोगे आप। इस 1D लेयर को, ये आपके पास 1D लेयर है, ठीक है, इससे आपको नेक्स्ट चीज़ बनानी, तो क्या कर सकते हो, 2D में कन्वर्ट करोगे। 2D में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करोगे, ऐसी एक लेयर x, अब ये x डायरेक्शन में, जैसे ये x एक्सिस है, अब y डायरेक्शन में भी अगर अपन कुछ घुसा देते हैं y डायरेक्शन में, तो अपने पास कुछ मीनिंगफुल आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ठीक है। तो मीनिंगफुल डालते हैं। तो मीनिंगफुल चीज मतलब नेक्स्ट लेयर डालने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये कि यार बिल्कुल इसको ही नीचे शिफ्ट कर दो, ऐसे के ऐसे, तो ये ऐसे टच करेंगे यहाँ पे, ठीक, ये होगी एक तरीका। अब इसको अपन एनालिसिस करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट है ये स्क्वायर अरेंजमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर यूनिट सेल ध्यान से देखो तो स्क्वायर है। अपन यहाँ पे 2D में बात कर रहे हैं, पूरी 3D पे अपन आए ही नहीं अभी, ठीक है। तो अगर अब यूनिट सेल क्या होता है, इसको रिपीट कर करके पूरी लैटिस बन जाए, इसको अगर मैं रिपीट करता जाऊं इस सेक्शन को, तो पूरा बन जाएगा, ठीक है। इससे छोटा कुछ मिलेगा नहीं, ढूंढ के देख लो, ठीक है। तो चले यार, ये चीज हो गई। अब अपन को करना है यार कि इसके अंदर अपन सारी बातें करते हैं। इसमें अपन क्या देख सकते हैं, सबसे पहले पैकिंग एफिशिएंसी देख सकते हैं। डेंसिटी का मीनिंग है नहीं, वॉल्यूम है नहीं यहाँ पे, ठीक है। नियरेस्ट नेबर्स का भी मीनिंग है नहीं। नियरेस्ट नेबर कितने हो गए, 2D में 4 हो गए, एक नीचे भी आएगा तो 4 हो गए, इसके 1 2 3 4, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी देखते हैं। तो अपने पास टोटल वॉल्यूम अगर ये R है, ये R है, ठीक है। तो साइड ऑफ द क्यूब ऑफ द स्क्वायर कितनी है, 2R। तो नीचे आती है वॉल्यूम या एरिया। अब यहाँ पे एरिया वाइज पैकिंग एफिशिएंसी की बात होगी ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो एरिया ऑफ द टोटल यूनिट सेल कितना है, साइड का स्क्वायर, साइड कितनी, R + R 2R, और ऊपर एरिया इनसाइड द मतलब वॉल्यूम, एरिया ऑफ द एटम कितना है, ठीक है। यहाँ पे वॉल्यूम यूज नहीं करेंगे, एरिया की बात कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ द एटम कंटेंट कितना है यूनिट सेल में। तो देखो यहाँ पे टोटल 4 एरियाज हैं और हर एरिया की वैल्यू कितनी है, πr²/4। क्यों? क्योंकि ये 1/4 ऑफ एन एटम है, ठीक है। तो πr²/4 और ऐसे 4 है, तो ये निकालोगे तो ये π/4 आ जाता है, विच इज नथिंग बट ये 3.14/4 है। तो ये कितना हो जाएगा, ये लगभग ये हो जाएगा आपका 78% के आसपास आएगा ये। तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 78% है। समझ रहे हो, मतलब कि आपने अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की स्पेस ले रखी तो की एरिया है, तो उसमें 70 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ही ऑक्यूपाइड है एटम्स की वजह से। तो ये ठीक ठाक एफिशिएंसी, लाइक इट्स नॉट दैट गुड, इट्स नॉट दैट बैड, ओके। अब ये तो ये अपनी पहली तरह की अरेंजमेंट। इसके अंदर अगर आप नोट करोगे तो ये लेयर और ये लेयर इक्विवेलेंट एक जैसी, तो इसको अपन ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है। अब एक और अरेंजमेंट क्या हो सकती है कि चलो ऊपर वाली लेयर तो अपने पास जैसी थी वो, उसका तो क्या करेंगे, ठीक है। नीचे वाली लेयर में अपने क्या किया, ये जो है ना, इसको इन गड्ढों में डाल दिया, जो डिप्रेशन है ना इनमें डाल दिया, ठीक है। और इसके नीचे वाली जो लेयर है वो ऐसी की ऐसी रखी पहले वाली जैसी, इसको भी मतलब ये इसके गड्ढों में आ गया एक तरह से, ठीक है। तो ये वाली जो लेयर है इसको कहा जाता है हेक्सागोनल 2D अरेंजमेंट, ठीक है। ये हेक्सागोनल है, क्यों? क्योंकि इसकी यूनिट सेल जो है हेक्सागोनल शेप की रहेगी। इसको आप रिपीट करते जाओगे तो आपको पूरी स्ट्रक्चर मिल जाएगी ये, ठीक है। इससे छोटा पॉसिबल नहीं, इसलिए अपन ये कहते हैं। इसके अंदर ये लेयर अगर ए टाइप की है तो ये बी टाइप की है, ये ए टाइप की है तो ये बी टाइप की है, तो इसको ए बी टाइप का अरेंजमेंट कहा जाता है। तो इसमें अपन चलो निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। तो इसमें अगर आप देखो तो ये वापस से R 2R है, तो इसमें टोटल वॉल्यूम कितनी है, टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, सॉरी टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल कितना है, ठीक है। ये आ रहा है ना फील्ड ऑफ व्यू में, हाँ। टोटल एरिया ऑफ द यूनिट सेल कितना है, तो ये जो हेक्सागन है इसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, देखो जिनकी साइड 2R है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल इनटू एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। एरिया ऑफ वन ट्रायंगल कितना है, √3/4 a²। ये फॉर्मूला होता है ना, एरिया ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इज √3/4 a²। चलो ये ठीक है। ऊपर क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ द, सॉरी एरिया ऑफ द एटम्स। यहाँ पे ध्यान रखो एरिया वाइज एफिशिएंसी की बात हो रही है, एरिया वाइज पैकिंग एफिशिएंसी की बात हो रही है। तो एरिया ऑफ द एटम्स कितना है, तो यहाँ पे एटम्स कितने हैं, एक एटम तो ये, और ये सारे एटम 1/3 है। देखो ये 120 डिग्री का एंगल है, हेक्सागन का साइड एंगल 120 डिग्री होता है। तो ये यानी कि 1/3 ऑफ अ एटम का जो एरिया है वो आएगा इसमें। तो ऐसे कितने एरिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 × 1/3 πr², ये हो जाएगा बाहर वालों का कंट्रीब्यूशन, और अंदर एक πr² बैठा हुआ है। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, πr² कितना हो जाएगा ये पाई, चलो पाई तो गया, ये 2 ऊपर 3 आया, 3 से ये 2 2 2 π/2√3। इसकी वैल्यू आती है लगभग 91% से थोड़ी सी कम, 90.6 टाइप कुछ रहता है, तो 91% मान लो। तो ये पैकिंग एफिशिएंसी इससे काफ़ी ज़्यादा है। ये 78% थी और ये आपकी 91% है। 91% तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। इसने आपके JEE मेन का कट ऑफ जस्ट पार किया, और ये तो भाई नंबर लेके आया है ना।
तो ये क्यों हो रहा है? ऑफ कोर्स क्योंकि यहाँ पे जो डिप्रेशंस थे, गड्ढे थे, उनको अपने फिल कर दिया। यहाँ पे देखो इतनी इतनी सी स्पेस ही है और यहाँ पे देखो इतनी सारी स्पेस बच गई है, तो इसलिए ये बेसिकली हो रहा है, स्पेस का बेटर यूटिलाइजेशन है। तो अब अपन को 3D चीज़ बनानी है, ठीक है। ये पैकिंग एफिशिएंसी का नंबर और डेरिवेशन याद होना चाहिए, ठीक है, प्लीज़ याद रखना। अब ये तो चलो अपन ने 2D में चीज़ बना ली, अब अपन को 3D में करना है, तो क्या करना पड़ेगा? इसी को इसके ऊपर लगाते जाना पड़ेगा, इसी को इसके ऊपर लगाते जाना पड़ेगा, समझ आ रहा है? ठीक है, तो करते हैं। तो अब अपन इसको इसके ऊपर स्टैक करते हैं, तो इसका थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसका मैं बाद में डिस्कशन करूंगा। और ये वाली चीज़ आधे बच्चों को समझ में आनी बंद हो जाती है, ठीक है। तो इस पर अपन डिस्कशन थोड़ा बाद में करेंगे, ये टफ चीज़ है, ठीक है। अपन पहले इस चीज़ पे बात करते हैं जो काफ़ी कॉमन चीज़ है, ठीक है। तो इसको अभी साइड मार दो, ठीक है। तो अपन इसकी स्टडी करते हैं। तो अपन को इसको 3D में बनाना है, तो अपन क्या करेंगे? इसको इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज करेंगे, ठीक है। इसको इसके ऊपर ही सुपर इम्पोज करेंगे। तो अब इसका एक तरीका ये हो गया कि इसको एग्जैक्टली सुपर इम्पोज कर दो, कि एकदम एग्जैक्ट ये, ठीक है। तो ये अगर आप ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, इसको अगर आप आगे से देखोगे तो एक लेयर आपकी ये थी, ऊपर से देखोगे तो, ठीक है, कुछ इस तरह का, ठीक। और पीछे भी एक लेयर है, ये दिख नहीं रहे हो लेकिन ये सेम साइज के इंटेंडेड है। तो ये क्या बन रहा है? आप ध्यान से देखो तो इसके सेंटर्स को करेक्ट करोगे तो ये क्यूब बन रहा है, ठीक है। क्यूब दिख रहा है बीच में, आई होप दिख रहा हो, एटलीस्ट कुछ लोगों को दिख रहा होगा। तो ये क्यूब जो है, ध्यान से देखो क्या चीज है, ये एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, जो मैंने बताया था सिंपल क्यूबिक है। क्यों? हर कॉर्नर के ऊपर एक क्यूब है, सॉरी हर कॉर्नर के ऊपर एक स्फेयर है जो टच कर रहे हैं आपस को। तो ये क्या हो गया आपका सिंपल क्यूबिक। तो सिंपल क्यूबिक कैसे बनता है कि स्क्वायर वाली 2D अरेंजमेंट को उसके ऊपर ही सुपर इम्पोज कर डालो, ठीक है। इसकी पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब देखते हैं। तो इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए? 1 हो जाता है, बताया था। अब नियरेस्ट नेबर्स की बात करें तो अपन अब जो यूनिट सेल देखेंगे 3D, उसमें एक तो कितने एटम्स कंटेंट है वो पता होना चाहिए, नियरेस्ट नेबर कितने डिस्टेंस पे है, नियरेस्ट नेबर कितने हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर बेसिकली। और एक और चीज होती है नेक्स्ट नियरेस्ट, मतलब कि इसके बाद में कौन से डिस्टेंस पे, वो भी पता होना चाहिए। और पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? तो बताया था कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। और किस डिस्टेंस पे वो एटम्स? ए डिस्टेंस पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स, NNN। तो इसकी वैल्यू कितनी है? तो यार अपने और कौन कौन से डिस्टेंस है क्यूब में? एक तो डायगोनल वाली डिस्टेंस होगी √2 है, एक होगी बॉडी डायगोनल √3 है। बॉडी डायगोनल √3 होता है क्यूब का। कौन सी छोटी है? √2 है। तो यानी कि आपको अब ऐसे वाले एटम्स देखने जो √2 डिस्टेंस पे, √2 डिस्टेंस पे कौन से होते हैं? डायगोनल वाले, फेस डायगोनल, ठीक है। तो अब आप इसको ऐसे समझो, ठीक है, ध्यान से। अगर आप एक पॉइंट लेते हो कोई, उसके चारों ओर कितनी प्लेन्स हो सकती हैं? 3 प्लेन्स, XY, YZ, ZX, ठीक है। ये हाँ, एक ये वाली और एक ये वाली, ठीक है। इन तीनों एक्सिस के अलॉन्ग जो आप बना रहे हो ना, वो प्लेन्स हो जाएंगे। जैसे आपके रूम को देखो तो एक ये वाली आपकी हो गई एक प्लेन, ठीक है। एक आपकी ये वाली प्लेन हो गई और एक ये वाली प्लेन हो गई, ठीक है। थोड़ा समझना मुश्किल है, XY, ZX और YZ, ठीक है। पेपर पे बना के XY, Z एक्सिस के साथ देखो तो ज़्यादा इजी समझ आएगा। इन तीनों प्लेन्स के अलॉन्ग आपके 4 एटम्स हैं, ठीक है। जैसे देखो एक ये, ठीक है। जैसे अपन ये देखें ना, अगर आपका सेंटर एटम यहाँ पे, तो एक ये √2 है डिस्टेंस है, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है। ये 3D में बना हुआ है तो शायद पता नहीं चल रहा होगा, मैं इसको 2D में बनाऊँ तो ऐसा। ये अगर आपका सेंट्रल एटम है और ये उसके बेसिकली 4 कमरे हैं, 4 क्यूब्स हैं इसके चारों ओर। तो एक ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है, ये √2 है। ऐसे ही इस प्लेन के अंदर भी एक होगा और इस प्लेन के अंदर भी 4 होंगे। तो टोटल कितने हो गए? 4 × 3 12 हो गए जो √2 है डिस्टेंस पे। अगर समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा पॉज करके आप अपने रूम में विजुलाइजेशन करके सोचो। नहीं हो तो यार आप यूट्यूब वगैरह पे भी ढूंढ सकते हो, आपको विजुलाइजेशन मिल जाएंगे, एनिमेशन वगैरह अच्छे वाले। और नहीं हो तो बेस्ट चीज़ बता रहा हूँ, बेस्ट चीज़ याद कर लो कि भाई 12 √2 डिस्टेंस पे होते हैं। मैं हमेशा ट्राई करता हूँ बच्चे को कॉन्सेप्ट समझाने का, लेकिन यार हर बच्चे की विजुलाइजेशन कैपेबिलिटी नहीं होती है। कुछ तो इनबॉर्न भी होती है, कुछ आपके 10th क्लास तक के हार्डवर्क का होता है। तो इसका क्या ये मतलब है कि हम उसको पकड़ के बैठ जाए? नहीं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो उसको एटलीस्ट याद तो कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया। जैसे आपके रूम में देखोगे, इसकी बात करें, ठीक है, इस वाले कॉर्नर की बात करें तो एक इसी की प्लेन में, ऊपर वाली प्लेन में एक इधर, एक पीछे की तरफ उधर, एक इधर और एक उधर, ठीक। इस प्लेन में बात करते हैं तो 1 2 3 4, ठीक है। और कौन सी प्लेन बच गई? ये वाली प्लेन। तो 1 2 3 4, समझ रहे हो, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, आप ऐसे सोचो तो शायद समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल अपनी बात हो गई कि इस प्लेन में 4 हैं, इस प्लेन में 4 हैं, इस प्लेन में 4 हैं, ऐसा,
ठीक है, तो 12 आपके √2 डिस्टेंस पे। अब अपन बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की। वॉल्यूम ऑफ एटम्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। कितने एटम्स हैं? 1। कितनी वॉल्यूम है एक एटम की? 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल कितनी? a³। अब यहाँ पे a और r में रिलेशनशिप देखनी है। तो ये जो डिस्टेंस है ये a है और यहाँ पे दोनों एटम टच कर रहे हैं तो 2r भी है, तो 2r बराबर a, यानी कि a की वैल्यू कितनी है? 2r, तो 2r का क्यूब। तो ये वैल्यू आप निकालते हो तो आ जाएगा π/6 यानी 52%। बहुत घटिया पैकिंग, 52% यार। जेई का कट ऑफ नहीं निकला इस बंदे का, इतना बेकार है। वैसे जेई का कट ऑफ आपका कोई भी 3D स्ट्रक्चर नहीं निकाल पाएगा, आप बाद में देखोगे, ठीक है। तो सॉरी, बोर्ड का कट ऑफ है ना। तो ये क्या हो रहा है बेसिकली, तो अगर आपकी 100 सेंटीमीटर क्यूब की स्पेस है तो उसमें केवल 52% ऑक्यूपाइड है, 52 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर ही लोग हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। बहुत ही बेकार पैकिंग, और समझ में भी आ रहा है क्यों है, क्योंकि यार एक तो ऑलरेडी इतनी स्पेस छोटी हुई थी, आपने उस स्पेस के ऊपर भी स्पेस, तो इनएफिशिएंसी इंटू 100 हो गया, इतनी बड़ी स्पेस रह गई। मतलब आप सोचो ना, आपके रूम के चारों ओर अगर जैसे 2 इस तरह के मतलब 8 के 8 कॉर्नर्स पे अगर बॉल्स लगे हुए हैं जो टच कर रहे हैं, बीच में कितनी सारी स्पेस रह गई, हमें वहाँ पे एक और बॉल घुसानी पड़ेगी एफिशिएंसी उठाने के लिए, जो हम करेंगे नेक्स्ट में, जो है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो अब अपन क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा सा मैं और कॉम्प्लिकेटेड बना देता हूँ, मतलब एक और लेयर बना देता हूँ। ये 2D की स्क्वायर लेयर को ही लिया, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करके अपने नेक्स्ट लेयर डाली, सच दैट ये जो डब्बे हैं ना, ये डिप्रेशंस ये भर जाए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे सॉरी, हाँ, यहाँ पे इसका ये जो टचिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका एक सर्कल हो, यहाँ पे एक और सर्कल का सेंटर हो, ठीक है। परफेक्ट नहीं बना ये, लेकिन समझ गए हो गया है होप, ठीक है। मतलब इनके डिप्रेशंस को फिल करना है। तो अब जो फर्स्ट लेयर थी ये थी, सेकंड लेयर आपकी ये, और जो थर्ड लेयर है वो एकदम आइडेंटिकल टू फर्स्ट है, ठीक है। तो अगर आप इसको साइड में से देखोगे तो फर्स्ट लेयर तो आपकी ये हो गई, सेकंड लेयर आपकी डिप्रेशंस के अंदर है, और थर्ड लेयर आपकी वापस से नॉर्मल है, ठीक है। तो ये आपकी वापस से ए टाइप की पैकिंग हो गई। तो इसको कहा जाता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, और समझो क्यों, ठीक है। आपने ये एक तो ये हटाओ, इससे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे बिन मतलब का, ठीक है। आप इसको देखो, आपने अगर ध्यान से देखा हो तो इसके ऊपर एक और लेयर आएगी, तो यहां पे एक और एटम आएगा, ठीक है। तो यार ध्यान से देखो, इन चारों पे फोकस करो। तो यहां पे बेसिकली क्या हो रहा है, 4 आपके एटम्स हैं, ठीक है, 4 आपके एटम्स हैं, और फिर आपने क्या किया, उन 4 एटम्स के ऊपर एक बॉल रख दी, और उनके ऊपर और 4 आपने एटम्स रख दिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, इफेक्टिवली देखो। तो यहाँ पे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर बन जाएगी कि आपके जो बाहर वाले बॉल्स हैं, ये आपकी आगे वाली लेयर, ये आपकी पीछे वाली लेयर थोड़े से सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका क्यूब कैसा दिखेगा, ये आपका क्यूब हो गया, सेंटर्स को ज्वाइन करके क्यूब बनता है, ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, ये आपका क्यूब बन गया बेसिकली। अब यहाँ पे बीच में एक और बॉल है, कौन सी है, डॉट वाली, ठीक है। ये वाले जो सर्कल्स है ना, जो कॉर्नर पे है, जो स्फीयर कॉर्नर पे है, वो कौन से स्फीयर्स है, आपकी फर्स्ट और थर्ड लेयर वाले। और जो बीच में है बड़ा सा एक और आएगा, जो सबको टच कर रहा होगा, सबको टच कर रहा है, ठीक है, टच कर रहा है, ये हो गया आपका बॉडी सेंटर वाला। इट इज वेरी सिमिलर टू, लेट्स से, ये फिगर हालांकि परफेक्ट नहीं बना है क्योंकि बोर्ड पे 2D लिमिटेशंस होती हैं। ये आप ऐसे इमेजिन करो कि यार आपका जो रूम है उसके ऊपर चारों मतलब सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बनी हुई थी कि चारों 8 कॉर्नर्स पे बॉल्स रखी हुई थी। आपने देखा यार बीच में जगह है यार, क्या करूँ, तो एक और बॉल कहीं से करके डाल दी, तो क्या होगा, बाहर वाले थोड़े दूर हो जाएंगे। दिस इज बेसिकली दिस, ठीक है। तो इसके अंदर अपन बात करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, ये पहले ही बताया था, एक ये, और बाकी लोग 1/8 कॉन्ट्रीब्यूट करते, तो 1/8 × 8 + 1 यानी 2। पैकिंग एफिशिएंसी चलो बाद में देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कुछ और होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये देखो कि आप इस बॉडी सेंटर की बात करो, बॉडी सेंटर की बात करें, इसके चारों कितने एटम्स है, ऑफ कोर्स 8 है, कॉर्नर वाले कितने डिस्टेंस पे हैं, ए डिस्टेंस पे, क्योंकि सॉरी 2r डिस्टेंस पे, ठीक है, 2r डिस्टेंस पे, क्योंकि ये एकदम टच कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर अपन बॉडी डायगोनल के अलोंग देखें तो ये टच हो रहे हैं बेसिकली, है ना, ये देखो ये टच हो रहे हैं ना, ये तीनों एटम्स, तो ये r, ये r, ये r, ये r, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8 2r डिस्टेंस पे। अब अगर अपन देखें नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर कौन से हैं, ऑफ कोर्स आपके कॉर्नर्स वाले जो a डिस्टेंस पे है। तो नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर्स कौन से हो गए, a डिस्टेंस पे, कितने हैं, ऑफ कोर्स ही बात है यार, कॉर्नर्स को बात करें तो कॉर्नर्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, एक एटम के चारों ओर कितने एटम्स है, 1 2 3 4 5 6, बताया था ना, एक्स वाई जेड एक्सिस के अलॉन्ग x और -x, y और -y, z -z, इनके अलॉन्ग एक एटम है, तो 6, तो ये 6 हो गए, ठीक है।
अब पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब कितना हो गया, 2 एटम्स हैं, 4/3 पाई आर क्यूब बटे ए क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पे यार प्रॉब्लम ये आ गई भाई साहब कि यार ये अपने लिख तो दिया ए और आर रिलेशनशिप क्या है, तो यहाँ से आएगी बॉडी डायगोनल को देखो, बॉडी डायगोनल के अलॉन्ग कितनी लेंथ है 4r और ये किसके बराबर है √3a के बराबर, क्योंकि बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब इज √3a, तो यानी a की वैल्यू क्या होगी आपकी 4/√3r डाल दो यहाँ पे, ठीक है। तो ऊपर कैलकुलेट करता हूँ मैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा 8/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 क्यूब अपॉन 3√3 एक r क्यूब, ठीक है। तो r क्यूब गया, यहाँ पे 8 बच गया एक, ये गया, तो बेसिकली ये √3 क्या लिख दिया मैंने, ये 8π/3 इंटू 64 इंटू 3√3, ठीक है। कैलकुलेशन करके ले आना भाई मैं, तो ये बेसिकली √3π/8 आ जाता है आंसर। इसके आप कैलकुलेशन करते हो ना तो ये आता है आपका लगभग 68%, ठीक है। 1% ये रह गया, 68% का मतलब क्या है यार, वापस से इसका बोर्ड का कट ऑफ नहीं निकला बेचारे का। बेटर है पहले से, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है। बेटर क्यों है, बिकॉज आपने सेकंड लेयर जो सेकंड लेयर लगाई वो एफिशिएंटली लगाई, क्योंकि आपने डिप्रेशंस को फिल करके स्पेस कंजर्व की है। और कम क्यों है वापस से, क्योंकि आपकी ओरिजिनल जो सेकंड लेयर थी वही बेकार थी, जो आपकी ओरिजिनल 2D लेयर थी उसके अंदर ही काफ़ी गैप्स थे, इसलिए इतनी अच्छी नहीं है, 68% ही है। पर चलो कोई बात नहीं यार, पास है पप्पू, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, तो नियरेस्ट नेबर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे हमको पता चल गया, पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह सब आ गई, ठीक है। तो ये हो गया अपना BCC तक। अब इसके बाद जो आता है उसमें अपन क्या करेंगे, उसमें हम बेसिकली जो आपकी हेक्सागोनल वाली लेयर है, हेक्सागोनल वाली लेयर है, इसको इसके ऊपर ही रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसको रखने के भी 2-3 तरीके हो सकते हैं यार, जो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन दी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।